दोस्तों, शादी होने के बाद लड़की का घर क्यों बर्बाद हो जाता है और पति की मृत्यु पहले क्यों होती है? आखिर ससुराल में ही घर क्यों बर्बाद होता है और मायके में क्यों नहीं? दोस्तों, आजकल की स्त्रियों के घर टूटने के 4 कारण समझ लीजिए, शायद आपका घर टूटने से बच जाए। दोस्तों, जीवन में रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, खास तौर पर वे रिश्ते जो परिवार से जुड़े होते हैं, जैसे मां, बेटा, सास, बहू या पति पत्नी का संबंध। इन रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी से ही सुकून और खुशी बनी रहती है। लेकिन कई बार हमारी नासमझी और अहंकार की वजह से हम उन लोगों को तकलीफ पहुंचा देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं। जीवन भी हमें हर कदम पर यह सिखाने की कोशिश करता है कि रिश्ते सिर्फ अधिकार जताने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने और एक दूसरे का आदर करने से बनते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनके योगदान की सराहना करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी रिश्तों की गहराई महसूस होती है। कहते हैं, जो बीज आप बोते हैं वही फल आपको मिलता है। इसी तरह रिश्तों में भी यदि हम सम्मान, प्रेम और करुणा का बीज बोएं, तो वही हमारी जिंदगी को सुखमय बनाते हैं। सास बहू का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों ओर से समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। तो मित्रों, आज की कहानी इसी सीख पर आधारित है। यह कहानी आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि रिश्तों को निभाने के लिए जिद की नहीं, बल्कि समझदारी और प्रेम की जरूरत होती है। आखिर में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि हम अपने रिश्तों को सहेज पाए और उनसे खुशी पा सके। और इस कहानी से सीखकर हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो मित्र, शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण कहानी। स्नेहा नाम की एक युवती थी जो अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी। अपने कमरे में बैठी पुरानी बातों को याद कर रही थी। वो फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी सास अंबा देवी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। अर्जुन, जो कि उसका पति था, हमेशा उसके मायके वालों का आदर करता था, लेकिन स्नेहा खुद अपनी सास को सम्मान देने में हमेशा असफल रही थी। स्नेहा को वो दिन याद आ रहा था जब उसकी शादी को 1 साल पूरा हो चुका था और उसके मायके वाले पहली बार उसकी ससुराल में आने वाले थे। सुबह सुबह ही उसने अपनी सास अंबा देवी पर हुक्म चलाते हुए कहा, माँ जी, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं और आप इतनी धीमी गति से काम कर रही हैं। मैंने कल रात ही आपको समझा दिया था कि सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करनी है। खिड़कियों और दरवाजों पर डस्टिंग होनी चाहिए, कहीं भी धूल या गंदगी ना दिखे। इतना कहने के बाद उसने आगे कहा कि मैंने रसोई में सब्जियां पहले से ही निकाल कर रख दी हैं। खाने में 4 तरह की सब्जियां बनानी है। मेरे मायके वाले नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो देखते ही रह जाए। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, अंबा देवी, जो हमेशा शांत स्वभाव की थी, अपनी बहू को बड़े ही प्यार से जवाब देती है, बेटी, तुम चिंता मत करो, खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारे मायके वाले पहली बार हमारे घर आ रहे हैं। मुझे मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद अंबा देवी ने कहा, बेटी, अगर तुम कहो तो मैं रसोई का काम संभाल लेती हूं। तुम घर की साफ सफाई कर लो, क्योंकि दोनों काम एक साथ मुझसे नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही स्नेहा ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया और तनक कर बोली, क्या मां जी, मैंने तो कल रात ही कह दिया था कि मुझे पार्लर जाना है, काम तो बहुत ज्यादा है। सफाई का काम आप ही कर लीजिए और रसोई का खाना मैं बना लूंगी। अंबा देवी ने बड़े प्यार से अपनी बहू को समझाते हुए कहा, बेटी, सफाई का काम थोड़ा ज्यादा है, इतने बड़े घर की सफाई मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन स्नेहा ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा, मुझे आज अपने चेहरे की फेशियल करवानी है और बालों की कटिंग भी करानी है। अगर मैं सफाई में लग गई तो पार्लर नहीं जा पाऊंगी। वैसे भी रोजाना खाना तो मैं ही बनाती हूं। कभी कभार अगर आपके ऊपर काम आ जाए तो आप उसे भी एहसान की तरह गिनाने से पीछे नहीं हटती हो। अंबा देवी अपनी बहू की इन बातों को सुनकर शांत रह जाती है। वो जानती थी कि बहू को इस घर में नए नए जिम्मेदारियां समझने में और निभाने में थोड़ा समय लगेगा। मित्रों, अर्जुन, जो अंबा देवी का इकलौता बेटा था, अपनी मां की हमेशा इज्जत करता था और उनके हर काम में उनकी मदद करता था। लेकिन जब उसकी पत्नी स्नेहा ने अपनी सास अंबा देवी से इस तरह की बातें कहीं, तो अर्जुन खुद को चुप नहीं रख पाया। उसने स्नेहा से कहा, अरे स्नेहा, कैसी बातें कर रही हो? मां हमेशा तुम्हारे साथ रसोई में हाथ बटाती है। उनकी उम्र भी तो देखो। क्या ये सब करना उनके बस की बात है? इतना सारा खाना बनाना और ऊपर से पूरे घर की सफाई, ये सब अकेले वे कैसे करेंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करना चाहिए। मां ने मना नहीं किया।
उन्होंने बस इतना ही कहा है कि सारा काम उनसे अकेले नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा तुम भी मदद कर दो। लेकिन अर्जुन की बात स्नेहा को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम्हारी मां ही कम है क्या जो तुम भी मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते हो? शादी के 1 साल में इतना तो समझ में आ गया कि तुम्हें सिर्फ अपनी मां की ही परवाह है। हर वक्त उनका ही पक्ष लेते हो। मेरी खुशियां तो जैसे तुमसे देखी ही नहीं जाती। अर्जुन ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा ने तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ अपने कमरे की सफाई करनी है, बाकी का काम आपकी मां खुद संभाल लेंगी। उनसे कह देना कि खाना बनाने के बाद घर की सफाई भी खुद कर ले। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए कमरे में चली गई और झाड़ू लेकर सफाई करने लगी। सफाई खत्म करने के बाद वो फटाफट तैयार हुई और पार्लर के लिए निकल गई। दूसरी ओर अर्जुन सीधे रसोई में पहुंच जाता है और अपनी मां की मदद करने लगता है। दरअसल अंबा देवी और अर्जुन का रिश्ता बहुत गहरा और भावनात्मक था। अंबा देवी ने अकेले ही अर्जुन की परवरिश की थी। अर्जुन के पिता का निधन तब हो गया था जब वो मात्र 10 साल का था। अर्जुन के पिता सरकारी नौकरी में थे, इसीलिए उनकी पेंशन के सहारे अंबा देवी ने अपने बेटे को पढ़ाया और अच्छे संस्कार दिए। अर्जुन और अंबा देवी हमेशा एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहते थे। अर्जुन को बचपन से ही रसोई के कामों का शौक था। जब भी अंबा देवी रसोई में काम करती थी तो अर्जुन कभी रोटी बेलने की कोशिश करता था तो कभी सब्जियां काटने का काम करता था। धीरे धीरे अर्जुन ने रसोई के ज्यादातर काम सीख लिए थे। जब भी मौका मिलता था वो अपनी मां का हाथ बटाता था। अगर अंबा देवी बीमार पड़ जाती थी तो अर्जुन खुद खाना बनाकर उन्हें खिलाता था और उनका अच्छे से ख्याल रखता था। अपने बचपन से ही अर्जुन ने अपनी मां के प्रति बहुत प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रखा था। अंबा देवी का मायका भी भरा पूरा था। उनके माता पिता और भाई भाभी सब बड़े ही प्यार से रहते थे। जब अंबा देवी के पति का निधन हुआ था तो उनके भाइयों ने उनसे कहा था कि दीदी, तुम हमारे साथ मायके में आकर रहो। अर्जुन अभी छोटा है, तुम अकेले ससुराल में परेशान होने की जरूरत मत करो, सब है तुम्हारे साथ। लेकिन अंबा देवी ने अपने भाइयों का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, आज मां बाप है, लेकिन कल को जब वे नहीं रहेंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहना सही नहीं लगेगा। मेरे पति के पेंशन के पैसे हैं, मैं ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को पाल लूंगी। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग आते जाते रहना, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगी। अंबा देवी ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए ससुराल में ही रहना तय किया। दोस्तों, अंबा देवी का मायका भरा पूरा था। उनके माता पिता और भाई भाभी सब बड़े ही सुख शांति से रहते थे। किसी चीज की घर में कोई कमी नहीं थी और इन 18 वर्षों में अंबा देवी के माता पिता का देहांत हो चुका था, लेकिन उनके भाई और भाभी ने हमेशा उनका ख्याल रखा था। वे जब भी उन्हें बुलाते थे बड़े प्यार से सत्कार करते थे। इधर रसोई में अर्जुन अपनी मां के पास आकर कहता है, मां लाओ, मैं सब्जी काट देता हूं, तुम तब तक पूड़ियों के लिए आटा गुथ लो, और हां, मीठी फ्रूट चटनी भी मैं बना के दे देता हूं। फिर अर्जुन रसोई से बाहर जाता है और एक स्टूल लेकर लौटता है। मां, ये स्टूल ले आया हूं, ज्यादा देर खड़े रहने से तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगता है, बीच बीच में तुम इस पर बैठ जाया करो। और सुनो, इतनी सारी सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है, 2 सब्जियां बना लो, साथ में चटनी और खीर काफी हो जाएगी, इतने में ही काम हो जाएगा। अंबा देवी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई नई बहू आई है, उसके मायके से उसके मम्मी पापा पहली बाहर आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 2 सब्जियां बनाना अच्छा नहीं लगता, कम से कम 4 सब्जियां बनेंगी। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, अब रिश्तेदारों का आना जाना भी शुरू हुआ है। मुझे तो ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन अपनी मां को समझाने की कोशिश करता है, मां, लेकिन अपनी तबीयत का भी तो ध्यान रखा करो। इतना सब करने के बाद अगर बीमार पड़ गई तो फिर कौन संभालेगा? और देखो, कल स्नेहा ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था, तुम मना क्यों नहीं कर सकी? वो अपना सारा काम तुम्हारे सिर पर डालकर खुद पार्लर चली गई। 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या जरूरत थी? अंबा देवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, बहू नई है, उसे इस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, और उसकी उम्र ही कितनी है। धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी और घर के सारे रीति रिवाज भी समझ जाएगी। मित्रों, अर्जुन थोड़ा नाराज होकर बोला, मां, स्नेहा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, तुम हमेशा उसे बच्चा समझकर सिर पर चढ़ा लेती हो, और देखना, जिस दिन वो सिर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि वो तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी कह रहा हूं कि उसे घर के काम बताना और जिम्मेदारी देना शुरू करो।
क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी काम करते करते नहीं गुजारी? अब तो आराम कर लो, जितना बन पड़े उतना किया करो। बहू के कहने पर जबरदस्ती खुद को थकाने का कोई मतलब नहीं है। तब मां मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना नाराज हो रहे हो? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। फिर दोनों मां बेटे काम में लग जाते हैं। बातों बातों में सारा खाना तैयार हो गया। अंबा देवी ने कहा, सारा खाना उठाकर ढककर डाइनिंग टेबल पर रख दूं, तब तक मैं अपने कमरे और हॉल की सफाई कर लेती हूं। उन लोगों के आने का समय हो रहा है, उनके सामने साफ सफाई करना अच्छा नहीं लगेगा। तभी स्नेहा का फोन आ गया। उसने अर्जुन से कहा, हेलो अर्जुन, मेरे मम्मी पापा शहर में आ चुके हैं। बस 10 मिनट में वे पहुंच जाएंगे। जल्दी से पार्लर आ जाओ, मुझे यहां से ले जाओ। अगर मैं ओंटो से आऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। वैसे भी घर से पार्लर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। मित्रों, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूं, तुम मुझे पार्लर के बाहर मिलना। मित्रों, थोड़ी ही देर में अर्जुन पार्लर के बाहर पहुंच जाता है और स्नेहा को घर ले आया। स्नेहा के आते ही उसके मायके वाले भी आ गए। स्नेहा के मायके से उसके भाई, भाभी, मम्मी, पापा और साथ में चाचा चाची भी आए थे। स्नेहा सबके साथ बड़े प्यार से मिली और उन्हें हॉल में सोफे पर बैठा दिया। जैसे ही अंबा देवी को पता चला कि स्नेहा के मायके वाले आ गए हैं, वो भी खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए आईं। अंबा देवी ने सबका आदर सत्कार किया और बड़े स्नेह से उनसे बात करने लगी। लेकिन जैसे ही वो सोफे पर बैठने को हुई, स्नेहा ने तेज सी आवाज में कहा, अरे मां जी, सबके लिए पानी लेकर आइए। लोग इतने दूर से आए हैं, और साथ में चाय भी चढ़ा देना। पहले चाय पिएंगे, फिर थोड़ा आराम करके खाना खाएंगे। अंबा देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ बहू, ठीक है, मैं अभी पानी लाती हूं। ये कहकर वो रसोई में चली गई, चाय चढ़ाई और पानी का इंतजाम किया। कुछ ही मिनटों में वो सभी के लिए पानी लेकर आई। इसी बीच स्नेहा के माता पिता ने एक थाल में शगुन का सामान और एक शादी का निमंत्रण कार्ड अंबा देवी को देते हुए कहा, समाधन जी, हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको जरूर आना है। अंबा देवी ने बड़े ही प्रेम से कहा, हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इसी बीच स्नेहा ने गर्व से कहा, मां जी, आपको पता है, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े घराने में तय हुई है। बहुत पैसे वाले लोग हैं वो, उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं। वैसे मेरे भाई के लिए और भी बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे, यहां तक कि एक दरोगा की बेटी का रिश्ता भी आया था। लेकिन मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई तो वहीं रिश्ता पक्का कर दिया, वरना दरोगा तो हमारे घर शादी के लिए पूरे 5 लाख रुपए देने को तैयार थे। मित्रों, यह सुनकर अंबा देवी ने कहा, बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है। शादी में बेटे की पसंद का ध्यान रखना चाहिए, आखिर जीवन भर वहीं तो साथ निभाएगा। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे ही बेटे ने पसंद किया था, और मेरी नजर में मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। स्नेहा ने अपनी तारीफ सुनते हुए गर्व से सिर ऊंचा कर लिया और बोली, हां मां जी, मैं हूं ही इतनी सुंदर। इस पर अंबा देवी ने हंसते हुए कहा, हां बहू, इसमें तो कोई शक नहीं है। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने कहा, मां जी, अब बातें ही करती रहोगी या रसोई से खाना भी लगाओगी? सबके खाने का समय हो गया है। अंबा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, खाना तो सारा डाइनिंग टेबल पर रखा है, बस थोड़ा गर्म करना है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हां स्नेहा, आज का खाना तो पूरा मां ने ही बनाया है, बस गर्म करना बाकी है। स्नेहा झुंझलाते हुए बोली, तो क्या मां जी इतना भी नहीं कर सकती? स्नेहा की यह बात सुनकर अंबा देवी चुप रह गई, लेकिन अर्जुन और स्नेहा के मायके वाले हैरान रह गए। अर्जुन की नजरों में नाराजगी साफ झलक रही थी। स्नेहा के भाई और भाभी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि स्नेहा ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। भाभी ने रसोई में जाकर अंबा देवी की मदद करनी शुरू कर दी। खाना परोसने का समय आया तो स्नेहा ऐसे दिखाने लगी जैसे सारा काम उसी ने किया हो। खाने के दौरान स्नेहा का भाई उसे चिढ़ाते हुए बोला, अरे स्नेहा, लगता तो नहीं कि यह स्वादिष्ट खाना तूने अपने हाथों से बनाया है, याद है ना? जब मैं तुझसे 1 कप चाय बनाने के लिए कहता था तो तू आधा घंटा लगा देती थी, और अब तूने इतना सारा खाना बना लिया। मित्रों, ये सुनकर उसने ठाका लगाया। स्नेहा के चेहरे पर एक पल के लिए झेप दिखाई दी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता भाई, शादी के बाद इंसान में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। अब मैं तो परफेक्ट बहू बन गई हूं। अर्जुन ने यह सब चुपचाप देखा, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों में स्नेहा के व्यवहार के प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी। अर्जुन, जो अपनी मां अंबा देवी की हमेशा इज्जत करता था, उसने स्नेहा की भाई की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा,
अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी मां ही बना सकती है। स्नेहा ने इसमें थोड़ा हाथ लगाया होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे सब सीख जाएगी। भले ही उसने मायके में कभी काम नहीं किया है, लेकिन ससुराल में आकर सब कुछ सीख जाएगी। मेरी मां उसे हर काम सिखा देंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना स्नेहा? मैं सही कह रहा हूं ना? ये सुनकर स्नेहा के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि उनका दामाद इतना समझदार है और उनकी बेटी की गलतियों को सहजता से लेता है। स्नेहा के पिता ने अर्जुन से कहा, बेटा, हमें खुशी है कि तुम स्नेहा का इतना ख्याल रखते हो। हमें विश्वास है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन स्नेहा को अर्जुन की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से में पास खड़े अर्जुन के पास गई और धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हें यह सब कहने की क्या जरूरत थी? थोड़ा चुप नहीं रह सकते थे क्या? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने गलत क्या कहा? मैंने तो वो ही कहा जो सच है। तो स्नेहा ने तुनकते हुए कहा, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। झूठ बोलकर बात को संभाल सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब साफ करना था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्नेहा, झूठ बोलकर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो सच था वही कहा। चलो अब बहस मत करो, मां को डाइनिंग टेबल पर बैठने दो, मैं खाना परोसता हूं। इतना कहकर अर्जुन ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठाया। तभी स्नेहा की भाभी भी उठी और अंबा देवी से बोली, मां जी, आप बैठ जाइए, हम लोग सारा खाना परोस देंगे। आप बहुत थक गई होंगी। स्नेहा और उसकी भाभी ने मिलकर खाना परोसा। सभी ने मिलकर बड़े प्रेम से खाना खाया। खाने के बाद कुछ देर तक सबने बातें की और फिर स्नेहा के मायके वाले अपने घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन नजदीक आ जाता है जब स्नेहा के भाई की शादी थी। स्नेहा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसने खूब शॉपिंग की, खूब कपड़े खरीदे। उसके भाई की शादी थी और उसने इस मौके के लिए खूब शॉपिंग की थी। एक दिन वो अपनी सास अंबा देवी से बड़े गर्व से बोली, मां जी, तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारे जेवर बनवाए हैं। माथे से लेकर पैर तक सोने के गहने हैं। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा। ये सुनकर अर्जुन, जो पास में खड़ा था, गुस्से से बोला, तो क्या हुआ? वो अपनी बहू के लिए ही तो जेवर बनवा रहे हैं। सभी अपनी बहुओं के लिए जेवर बनवाते हैं, इसमें क्या है? लेकिन तुम ये बातें मेरी मां को क्यों सुना रही हो? तुम्हारी शादी में जो कुछ भी हुआ था वो भी तो सब तुम्हारी ही पसंद का था। जेवर से लेकर कपड़े तक सब तुम्हारे हिसाब से खरीदा गया था। अब ये सब बातें करने का क्या मतलब है? स्नेहा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, स्नेहा, तुम्हें हमेशा अपने मायके की ही बातें करनी होती हैं। इस घर में जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है, फिर भी तुम्हें मेरी मां को ताने मारने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसे बदल लो। अर्जुन की ये बात सुनकर स्नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने कुछ पल के लिए चुपचाप अर्जुन की ओर देखा और फिर कहा, मां का फोन आ रहा है। ये कहकर वो फोन लेकर के कमरे में चली गई। अंबा देवी अपने कमरे में चुपचाप बैठी सोच रही थी। उनके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अर्जुन शायद सही कह रहा है। स्नेहा अब छोटी बच्ची नहीं है जो हर छोटी बात पर उनकी बेइज्जती करती है, अपने मायके वालों का इतना सम्मान करती है, लेकिन मेरे लिए कभी एक भी अच्छे शब्द नहीं कहती। अंबा देवी के मन में यह बात गहराई तक चुभती रही। उन्होंने खुद से कहा, सम्मान करना तो दूर की बात है, स्नेहा तो मौका मिलते ही मेरा अपमान कर बैठती है, जबकि मैंने उसके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्हें अर्जुन की बात याद हो आई, जो कई बार स्नेहा को इशारों इशारों में समझाने की कोशिश करता था, लेकिन स्नेहा को किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता था। अगले दिन स्नेहा अपने भाई की शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। तैयार होकर उसने अंबा देवी से कहा, मां जी, आपको पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल में हो रही है। बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो आप भी थोड़ा बन ठन के आइएगा। अपनी सस्ती सस्ती साड़ियां मत पहनकर आना, नहीं तो वहां सब आपको देखकर हंसेंगे और मेरी नाक कट जाएगी। एक बार मेरे मायके आइए, तब देखिएगा कि मेरे मायके में कितनी शान शौकत है। अंबा देवी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। अब उन्हें साफ लगने लगा था कि स्नेहा उनके शांत स्वभाव का फायदा उठा रही है। जब देखो तब ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उन्होंने सोचा, उसे ये नहीं दिखता कि मैं उसे कितना लाड करती हूं, उसकी हर फरमाइश पूरी करती हूं, उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश करती हूं, लेकिन वो तो हर समय अपने मायके की बातें ही करती रहती हैं।
क्या वो कभी इस घर को अपना समझेगी? क्या वो कभी मुझे अपना मानेगी? स्नेहा के मायके जाने के बाद एक दिन अर्जुन अपनी मां से कहता है, मां, स्नेहा का फोन आया है, उसे मायके में मेरी मदद चाहिए, तो मैं क्यों ना चला जाता हूं। शादी वाले दिन सुबह सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। अंबा देवी ने बेटे से कहा, ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, तमाम काम होते हैं, जाकर उसकी मदद कर दो। अर्जुन मायके पहुंचकर स्नेहा के कहने पर हर काम में उसका साथ देने लगा, लेकिन स्नेहा ने उसे इतने कामों में उलझा दिया था कि शादी वाले दिन अर्जुन अपनी मां को लाने का समय ही नहीं निकाल पाया। दोपहर के 12 बज चुके थे। सारे काम खत्म करने के बाद अर्जुन ने स्नेहा से कहा कि देखो, मैं मां को लेने जा रहा हूं, लेकिन स्नेहा ने टोकते हुए कहा, मां को लेने जाने की क्या जरूरत है? क्या वो इतनी भी नहीं चल फिर सकती कि खुदा जाए, अब वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो उन्हें लेने जाना पड़ेगा। अर्जुन गुस्से में आ गया और कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? घर में 2-2 कारें होते हुए भी मेरी मां बस में धक्के खाते हुए आएगी, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है, मैं अभी जाकर उन्हें बुला लाता हूं। तभी स्नेहा की मां कमरे से आई और बोली, अर्जुन बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीदी गई थी वो साइज में बहुत बड़ी है, इसे चेंज कराने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारे ससुर और बड़े भाई किसी और काम से बाहर गए हैं, तो ये काम अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। अर्जुन ने बिना कोई शिकायत किए कहा, ठीक है मां शेरवानी, मुझे दे दीजिए और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं चेंज करवा लाता हूं। यह कहकर अर्जुन दूल्हे को लेकर शेरवानी बदलने के लिए चला गया। उसके मन में अपनी मां को लेने जाने की चिंता थी, लेकिन वो चुपचाप अपने कर्तव्य निभाता रहा। अर्जुन की शेरवानी बदलवाने के बाद स्नेहा ने अंबा देवी को फोन किया और कहा, मां जी, अर्जुन तो यहां बहुत ज्यादा व्यस्त है, वो आपको लेने नहीं आ सकते, क्यों ना आप बस से आ जाओ, ज्यादा दूर तो है नहीं। अंबा देवी ने अर्जुन को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बार बार व्यस्त जा रहा था। मजबूर होकर अंबा देवी ने बस से आने का फैसला किया और उन्होंने सोचा, यह शादी का मौका है, वहां जाना तो जरूरी है, बहू और बेटा दोनों व्यस्त है तो मैं खुद ही चली जाती हूं। बस का सफर तय करते हुए अंबा देवी शाम तक स्नेहा के मायके पहुंच गई। वहां का माहौल काफी व्यस्त था, हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। जैसे ही स्नेहा ने अपनी सास को आते देखा, वो सबसे कहने लगी, देखो देखो, मेरी सासू मां आ गई है। मां जी, आप तो बस से आई होंगी, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने की सोच भी नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती हूं, लेकिन आपको तो बस में आने जाने की आदत बन गई है, इसीलिए आसानी से आ जाती हो। अंबा देवी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू उनकी तारीफ कर रही है या उन पर व्यंग्य कस रही है, लेकिन ये बात उनके दिल को ठेस पहुंचा गई। अर्जुन जो पास में ही खड़ा था, ये सब सुन रहा था। उसने अपनी मां के पास जाकर पूछा, मां, आप बस से क्यों आई? मैं आपको लेने के लिए ही आने वाला था। अंबा देवी ने शांत सुर में कहा, बेटा, मैंने ही तुम्हारी व्यस्तता देखकर सोचा कि खुद चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी में शामिल ही ना हो पाऊं। बहू जो पास में खड़ी थी एकदम से बोली, हां, मैंने ही मां जी को फोन कर दिया था, सोचा कि आप इतने व्यस्त हैं तो शायद उन्हें लेने ना जा पाएं। मित्रों, अर्जुन ये सब सुनकर चुप रह गया। उसने समझा कि इस समय बहस करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके मन में गुस्सा भरने लगा। इसके बाद अंबा देवी ने स्नेहा को एक तरफ बुलाया और प्यार से कहा, बहुत तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी, इसीलिए मैं इसे साथ ले आई हूं, तुम इसे पहन लो, वैसे भी तुम इतने गहनों में बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन स्नेहा ने हार को देखकर पूरे कमरे में जोर जोर से कहा, मां जी, आप इसे बड़ा हार कह रही हैं, अभी आपने मेरी होने वाली भाभी के गहने कहां देखे हैं? फिर उसने अपना फोन निकाला और उसमें से जेवरों की तस्वीरें दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये है रानी हार, और ये देखिए कंगन, मेरी मां ने पूरे 3-3 तोले के 4-4 कंगन बनवाए हैं, कितने सुंदर है ना। कमरे में जितने भी लोग बैठे थे, स्नेहा की बातें सुनकर अंबा देवी की ओर देखने लगे। अंबा देवी ये सुनकर बेहद असहज महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि उन्होंने कितने प्यार से अपनी बहू के लिए हार लाया था, लेकिन स्नेहा ने उसकी तुलना कर उसे छोटा साबित कर दिया। अंबा देवी की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने अपनी मां का ये अपमान देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वो स्नेहा के मायके में था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपनी मां का हाथ पकड़कर शादी अधूरी छोड़कर घर लौटने का के लिए निकल पड़ा। अंबा देवी ने अर्जुन को कई बार रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, यह समय शादी का है, मेहमानों के सामने नाराजगी दिखाना ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन ने गुस्से में कहा,
मां, अब बहुत हो गया है। मैं इस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन स्नेहा हमेशा आपको ताने मारती रहती है। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी शादी में वो आपके साथ ऐसा ही करेगी जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने मां के मना करने के बावजूद घर लौटने का फैसला कर लिया। अंबा देवी भी मन ही मन सोच रही थी कि उनका बेटा सही कह रहा है। अब उनके पास चुपचाप लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन अपनी मां अंबा देवी को लेकर घर लौट रहा था कि अचानक स्नेहा का फोन आता है। स्नेहा की आवाज घबराई हुई और तेज थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम कहां हो? अर्जुन ने गाड़ी रोककर फोन पर जवाब दिया। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? स्नेहा रोती हुई बोली। अर्जुन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो जेवर मां पापा ने भाभी के लिए बनवाए थे, वो दुकान से घर लाते समय रास्ते में चोरों ने छीन लिए। पापा के हाथ से बैग छीनकर बाइक से भाग गए। उन्होंने पापा को धक्का भी दे दिया, जिससे उन्हें चोट लग गई है। घर में सब बहुत परेशान है। बारात जाने का समय हो गया है और अब हमारे पास जेवर नहीं है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो हमारे मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब आप ही बताओ क्या करें? अर्जुन, जो पहले ही स्नेहा के व्यवहार से नाराज था, और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, तो मैं क्या करूं? ये तुम्हारे मम्मी पापा की जिम्मेदारी है। अगर उनकी इज्जत जाती है तो मुझे उससे क्या? मैं तो अपनी मां को लेकर घर लौट रहा हूं। स्नेहा चौंकते हुए बोली। अर्जुन, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेरे मम्मी पापा की इज्जत तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? उन्होंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह माना है और तुम मां को लेकर घर लौट रहे हो। शादी भी अटेंड नहीं की। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्नेहा, अगर तुम्हारे मां बाप ने मुझे बेटा माना है तो मेरी मां ने भी तुम्हें बेटी की तरह अपनाया है, लेकिन तुमने कभी उन्हें मां नहीं माना। हर बार उनका अपमान ही किया है। आज भी तुमने 2 बार उनका अपमान किया। मेरी मां बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो अपमान करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मित्रों, यह सुनकर स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अर्जुन, ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे ताने मार रहे हो। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे। अर्जुन ने शांत लेकिन सख्त सुर में कहा, साथ चाहिए तुम्हें। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम हर बार ऐसी हरकतें करती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी मां को सुनाना होता है। अर्जुन की बातें सुनकर स्नेहा और जोर जोर से रोने लगी। तभी अंबा देवी ने फोन अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, अरे बहू, इतनी देर से तुम क्यों रो रही हो? और अर्जुन, तुम उस पर गुस्सा मत करो। चलो अब बताओ तुम क्या चाहती हो? स्नेहा ने रोते हुए कहा, मां जी, मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि दोबारा इतने सारे जेवर बनवा सके। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी भाभी के जेवर बनवाने में खर्च कर दी। अब वे चाहते हैं कि मैं अपने गहने शादी में चढ़ा दूं। शादी के 4 दिन बाद वे मुझे वापस कर देंगे। कम से कम उनकी बात रह जाएगी और मेरे मां बाप की इज्जत बनी रहेगी। बाद में जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वे अपनी बहू के लिए नए गहने बनवा देंगे। फोन पर स्नेहा और अर्जुन की बातचीत चल रही थी। फोन स्पीकर पर था। अर्जुन ने स्नेहा से कहा, तुम्हारे पास कौन सा जेवर है? तुम तो हमेशा कहती हो कि तुम्हारे गहने बहुत कम हैं, छोटे छोटे हैं। फिर इतने छोटे गहनों से तुम्हारे मां बाप की इज्जत कैसे बचेगी? इतने छोटे गहनों को देखकर लड़की वाले उन्हें ताना मारेंगे। तुम रहने दो, अपने जेवर मत देना, और फिर तुम अपने भाई की शादी में क्या पहनोगी? स्नेहा ने धीरे से कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं आर्टिफिशियल गहने पहन लूंगी। कम से कम मेरे मां बाप की इज्जत तो बच जाएगी। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, वाह, तुम्हारे मां बाप की इज्जत इज्जत है और मेरी मां की इज्जत धूल मिट्टी है। अपने मां बाप की इज्जत बचाने के लिए तुम आर्टिफिशियल गहने पहनने को तैयार हो, लेकिन मेरी मां के सोने के गहने देखकर भी तुम्हें उन्हें ताने मारते फुर्सत नहीं मिलती। इतना कहकर अर्जुन ने फोन काट दिया। फोन कटते ही स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने किए हुए कर्मों को याद करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सास अंबा देवी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तभी बाहर से हलचल की आवाज सुनाई दी। स्नेहा बाहर गई तो उसने देखा कि अर्जुन और अंबा देवी आ चुके हैं। अर्जुन अपने ससुर से बात कर रहा था। स्नेहा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पापा के चेहरे पर तनाव बिल्कुल नहीं था। वो मुस्कुराते हुए स्नेहा के पास आए और बोले, सच में हमारा दामाद बहुत अच्छा है। उसने सारे गहने चढ़ाने के लिए हां कह दी है। साथ ही अंबा देवी ने अपने गहने भी तुम्हें पहनने के लिए दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि उनकी बहू आर्टिफिशियल गहने पहनेगी। ये उन्हें मंजूर नहीं है। वो तो कहती हैं, मैं बूढ़ी हूं, मुझे कौन देखेगा। लेकिन बहू को तो सज धज कर रहना चाहिए, आखिर उसके भाई की शादी है। ये सुनकर स्नेहा के दिल में अंबा देवी के लिए एक नया भाव जागा। वो सोचने लगी, मेरी सास कितनी महान है। मैंने हमेशा उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, हमेशा बड़ेपन का परिचय दिया। शादी में अर्जुन और अंबा देवी ने स्नेहा से ज्यादा बात नहीं की। स्नेहा ने महसूस किया कि अब उनकी नाराजगी गहरी हो गई है। पूरी शादी के दौरान स्नेहा सास से बात करने का मौका तलाशती रही, लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी खत्म होने के बाद जब अंबा देवी जाने लगी तो स्नेहा ने सबके सामने उनका हाथ पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बचपने में आकर न जाने कितनी गलतियां की है, आपका न जाने कितनी बार अपमान किया है। आज मैं उन बातों को याद करती हूं तो मुझे खुद पर शर्म आती है। आपने तो हमेशा बड़प्पन दिखाया, लेकिन मैं ही बेवकूफ रही। अब से मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी, आपको अपनी सास नहीं मां बनाने की कोशिश करूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे आपके जैसी सास मिली। अंबा देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुकी हूं। हर रिश्ते को समय लगता है और मुझे खुशी है कि अब तुमने सब समझ लिया है। दूसरी ओर अब अर्जुन को पता चला कि स्नेहा ने उनकी मां से माफी मांग ली है, तो वो बेहद खुश हुआ। उसने सोचा, शायद अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। मित्रों, धीरे धीरे स्नेहा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वो अपनी सास का सम्मान करना सीख गई। उसने घर के कामों को भी सीखने की कोशिश शुरू कर दी। अब वो अंबा देवी के साथ बैठकर उनकी बातें सुनती और उनसे सलाह लेती थीं। घर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल अधिकार जताने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने और एक दूसरे का आदर करने से बनते हैं। समझ और सम्मान से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। आजकल की बहुओं के घर टूटने के मुख्य कारण ये हैं। पहला कारण, आजकल की कई बहुएं अपने अधिकारों को लेकर सजग होती हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हैं। घर के कामों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को बोझ समझने लगती हैं। जैसे सास ससुर की देखभाल करना, घर के कामों में हाथ बटाना या परिवार की परंपराओं का पालन करना उन्हें भारी लगता है। जब बहू और परिवार के बीच जिम्मेदारियों को लेकर टकराव होता है तो रिश्तों में दरार आ जाती है। नंबर 2, बहुएं अक्सर मायके और ससुराल की तुलना करती हैं। मायके में मिली सुविधाएं और प्यार ससुराल में न मिलने पर वे शिकायतें करने लगती हैं। मेरे मायके में ऐसा होता था या मेरी मम्मी ऐसे करती थीं, जैसी बातों से रिश्तों में खटास आने लगती है। ससुराल को पूरी तरह अपना घर ना मानने के कारण संबंध कमजोर होने लगते हैं। तीसरा कारण, परिवार और बहू दोनों की एक दूसरे से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। ससुराल वाले चाहते हैं बहू उनके तौर तरीके के अनुसार चले, जबकि बहू अपनी स्वतंत्रता और आधुनिक सोच के अनुसार रहना चाहती है। इन उम्मीदों के मेल ना खाने पर घर में विवाद शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। ससुराल के रीति रिवाज और परंपराएं बहुओं को पुरानी या बेकार लगने लगती है। जब बहू इन परंपराओं को अपनाने से इनकार करती है तो परिवार के बड़े लोग इसे अपना अनादर समझते हैं। ये टकराव परिवार में असंतोष और विवाद का कारण बन जाता है। नंबर 4, बहुओं के मायके वाले या दोस्तों का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप परिवार के विवादों को बढ़ा देता है। जब मायके वाले हर मुद्दे पर राय देने लगते हैं या बहू को उकसाते हैं तो ससुराल में निश्चित रूप से जहर घुलता है। ये दोनों पक्षों के बीच कड़वाहट पैदा करता है और रिश्तों को कमजोर करता है। यदि अपने घर को टूटने से बचाना है, अपनी खुशियों में जहर नहीं घोलना है, तो कुछ बातों को सहन करना सीखो, कुछ चीजों को अपना मानकर चलना सीखो। कुछ बहुओं को तो ससुराल का कोई सदस्य, कोई वस्तु अपना समझने में कई वर्षें लग जाती हैं। तब तक घर का बंटवारा हो जाता है। तब पश्चाताप होता है कि काश ये चीज पहले उनके समझ में आ जाती। आपकी एक जिद आपके घर को उजाड़ सकती है, आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती है। इसलिए जिद ना करें, अपनी जिम्मेदारियां समझें।